नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के इंटरेस्ट रेट रूल्स, एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट में इनमें से किसके नाम पर मौजूद फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन शामिल है? An advance against own deposit includes advances granted against rupee FCNR. B. Term deposit standing in the name of which of the following? 1. The borrower, singly or jointly. 2. One of the partners of a partnership firm, where the advance is made to said firm. 3. The proprietor of a proprietary concern, where the advance is made to such concern. 4. A ward whose guardian is competent to borrow, where the advance is made to the guardian. Option A, 1 and 3 only. Option B, 1, 2 and 4 only. Option C, 2 and 3 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। एडवांस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट की डेफिनेशन में वो डिपॉजिट शामिल हैं जो बोरोअर के खुद के नाम पर हों, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के नाम पर हों, प्रोप्राइटर के नाम पर हों या किसी वार्ड के नाम पर हों जिसका गार्जियन लोन ले रहा हो। मान लीजिए मिस्टर शर्मा अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए अपनी पर्सनल एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो ये इसमें कवर होगा। अगला सवाल एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के कंपोनेंट्स के बारे में है। 2016 के डायरेक्शंस के मुताबिक इनमें से कौन सा एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not listed as a component of the external benchmark rate in the 2016 directions? Option A, Reserve Bank of India policy repo rate. Option B, Government of India 3 months Treasury bill yields published by FBIL. Option C, Government of India 10-year government bond yields published by FBIL. Option D, Government of India 6 months Treasury bill yields published by FBIL. सही जवाब है ऑप्शन सी। आरबीआई के मुताबिक एक्सटर्नल बेंचमार्क में रेपो रेट, 3 महीने या 6 महीने के ट्रेजरी बिल यील्ड्स शामिल हैं। 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इस लिस्ट में शामिल नहीं है। मान लीजिए बैंक को होम लोन का रेट तय करना है, तो वो रेपो रेट या टी बिल रेट यूज कर सकता है, पर 10 ईयर बॉन्ड रेट नहीं। बीपीएलआर से जुड़ा ये नियम याद है? बीपीएलआर या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट किस तारीख तक सैंक्शन किए गए लोन्स के लिए इंटरनल बेंचमार्क था? The benchmark prime lending rate (BPLR) is defined as the internal benchmark rate used to determine interest rates on advances loans sanctioned up to which date? Option A, 1st April 2016. Option B, 1st July 2010. Option C, 30th June 2010. Option D, 1st September 2013. सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 जून 2010। बीपीएलआर वो पुराना सिस्टम था जो 30 जून 2010 तक लागू था। इसके बाद बेस रेट सिस्टम आया। मान लीजिए आपने 2009 में लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट रेट बीपीएलआर पर बेस्ड होता था। फिक्स्ड रेट लोन्स पर एक ट्रिकी सवाल आ रहा है।
फिक्स्ड रेट लोन्स के बारे में इन बयानों पर गौर करें और सही ऑप्शन चुनें। Which of the following statements regarding fixed rate loans are correct? 1. A fixed rate loan is defined as a loan on which the interest rate is fixed for the entire tenor of the loan. 2. If the interest rate does not remain fixed for the entire tenor, the loan is defined as a floating rate loan. 3. Interest rates on fixed rate loans with a tenor below 3 years must not be less than the benchmark rate for a similar tenor. 4. Fixed rate loans are prohibited for any tenor exceeding 10 years. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2, and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। फिक्स्ड रेट लोन वही है जहां इंटरेस्ट रेट पूरे टेन्योर के लिए फिक्स हो। अगर रेट बीच में बदलता है तो वो फ्लोटिंग रेट माना जाएगा। साथ ही 3 साल से कम के फिक्स लोन का रेट बेंचमार्क से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 20 साल के लिए फिक्स्ड होम लोन लेते हैं तो रेट पूरे 20 साल सेम रहना चाहिए। मंथली इंटरेस्ट चार्ज करने के नियम में किसे छूट मिली है? आमतौर पर लोन्स पर मंथली इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इनमें से किस कैटेगरी को इससे छूट दी गई है? While the general rule mandates that interest shall be charged on all advances at monthly rests, which specific category of advances is exempted and governed by separate circulars? Option A, housing loans. Option B, personal loans below rupees 50,000. Option C, agricultural advances and advances to farmers. Option D, advances to micro and small enterprises, MSEs. सही जवाब है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल एडवांसेज। किसानों की फसल की आय सीजनल होती है, इसलिए उन पर मंथली कंपाउंडिंग या रेस्ट्स लागू नहीं होते। मान लीजिए एक किसान ने केसीसी लोन लिया है तो उसका ब्याज फसल कटने के समय या स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से चार्ज होगा, न कि हर महीने। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। एडवांस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट में बोरोअर, पार्टनर, प्रोप्राइटर या वार्ड के डिपॉजिट शामिल हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क में रेपो और टी बिल्स आते हैं, पर 10 साल का बॉन्ड नहीं। बीपीएलआर सिस्टम 30 जून 2010 तक के लोन्स पर लागू था। फिक्स्ड रेट लोन का मतलब है पूरे टेन्योर के लिए एक ही ब्याज दर। एग्रीकल्चरल एडवांसेज पर मंथली इंटरेस्ट रेस्ट वाला नियम लागू नहीं होता। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स पर इस असर्शन और रीजन वाले सवाल को ध्यान से देखें। Consider the following statements regarding pricing of floating rate advances. Assertion A. When floating rate advances are linked to an internal benchmark rate, banks determine the actual lending rate by adding components of spread to the internal benchmark. Reason are, banks are prohibited from offering advances on floating interest rates and must strictly use fixed rates for all term loans. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true.
सही जवाब है ऑप्शन सी। असर्शन सही है। फ्लोटिंग रेट में इंटरनल बेंचमार्क पर स्प्रेड एमसीएलआर की कैलकुलेशन में क्या शामिल नहीं होता? एमसीएलआर की कैलकुलेशन और कंपोनेंट्स के बारे में इनमें से कौन से बयान सही हैं? Regarding the calculation methodology of the marginal cost of funds-based lending rate, MCLR, which of the following statements are correct? 1. The four explicit components of MCLR are marginal cost of funds, negative carry on account of CRR, operating costs, and tenor premium. 2. The negative carry on mandatory CRR is calculated as required CRRX, marginal cost, 1 CRR. 3. The operating costs component must include costs of providing services, even if they are separately recovered by way of service charges. 4. The change in tenor premium must be uniform for all types of loans for a given residual tenor and cannot be borrower specific. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2, and 4 only. Option C, 2 and 3 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 4 सही है। स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि अगर बैंक किसी सर्विस के लिए अलग से चार्ज ले रहा है, तो उसकी लागत को ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता। मान लीजिए, बैंक लोन प्रोसेसिंग फीस अलग से ले रहा है, तो वो खर्चा एमसीएलआर का हिस्सा नहीं बनेगा। बेस रेट बदलने के नियमों पर एक नज़र। बेस रेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े इन नियमों में से कौन सा सही है? Which of the following statements accurately reflect the regulations governing the base rate administration? 1. There can be only one base rate for each bank. 2. Banks shall review the base rate at least once in a quarter. 3. Banks are generally prohibited from reviewing the base rate methodology for a period of 3 years from the date of its finalization. 4. Banks that commenced operations after 2nd September 2013 are permitted to revise their methodology once within a year from the date of commencement of business. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2, and 3 only. Option C, 3 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी बातें सही हैं। बैंक का एक ही बेस रेट होता है, जो हर तिमाही रिव्यू होता है। इसकी मेथडोलॉजी को 3 साल तक बदलना मना है, ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। सिर्फ नए बैंकों को पहले साल में एक बार बदलाव की छूट मिलती है। 1 साल से कम के अलावा कौन सा एमसीएलआर पब्लिश करना जरूरी है? बैंकों को ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के अलावा और कौन सा एमसीएलआर पब्लिश करना जरूरी है? Banks are required to publish the internal benchmark (MCLR) for specific maturities. These include overnight MCLR, 1-month MCLR, 3-month MCLR, 6-month MCLR, and MCLR. Option A, 9-month. Option B, 1 year. Option C, 2 year. Option D, 5 year. सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 ईयर। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक बैंकों को कम से कम 5 मैच्योरिटीज के लिए एमसीएलआर पब्लिश करना होता है, जिसमें 1 ईयर एमसीएलआर सबसे लंबी अनिवार्य अवधि है। ज्यादातर रिटेल लोन्स, जैसे होम लोन,
इसी 1 साल वाले रेट से लिंक होते थे। क्या ब्रांच टेकओवर होने पर खाता रखना मजबूरी है? अगर रूरल एरिया में बैंक ब्रांच का टेकओवर होता है, तो क्या पुराने बोरोअर्स का खाता रखना मैंडेटरी है? In the case of a takeover of bank branches in rural and semi-urban centers, the existing borrowers are mandatorily required to continue their accounts with the acquiring bank to ensure financial stability. Option A, true. Option B, false. Option C, true, but only for term loans. Option D, true, provided the interest rate is unchanged. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फॉल्स। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी रूरल ब्रांच का टेकओवर होता है, तो पुराने कस्टमर्स को ये हक है कि वो नए बैंक के साथ रहें या अपना खाता बंद कर दें। उन्हें किसी नुकसान में नहीं डाला जा सकता। मान लीजिए बैंक ए को बैंक बी ने खरीद लिया, तो ग्राहक को बैंक बदलने की छूट है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। बैंकों को फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन देने की पूरी आजादी है। एमसीएलआर की ऑपरेटिंग कॉस्ट में सर्विस चार्जेज शामिल नहीं होते। बेस रेट कैलकुलेट करने का तरीका आम तौर पर 3 साल तक फिक्स रहता है। बैंकों के लिए 1 ईयर एमसीएलआर पब्लिश करना अनिवार्य है। ब्रांच टेकओवर होने पर बोरोअर्स को बैंक के साथ बने रहना जरूरी नहीं है। अगले सेट में एक्सटर्नल बेंचमार्क और स्प्रेड के नियम देखेंगे। एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर ये सवाल देखिए। Which of the following statements regarding the operational framework of the external benchmark system are correct? 1. Floating rate loans to micro and small enterprises, MSEs, were required to be benchmarked to an external rate effective from 1st October 2019. 2. Floating rate loans to medium enterprises were required to be benchmarked to an external rate effective from 1st April 2020. 3. Banks are permitted to adopt multiple different external benchmarks within the same loan category. Example, distinct benchmarks for different housing loan products. 4. The interest rate under the external benchmark system must be reset at least once in 3 months. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2, and 4 only. Option C, 2 and 3 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। एमएसए के लिए यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। इंटरेस्ट रेट को हर 3 महीने में कम से कम एक बार रिसेट करना जरूरी है। लेकिन याद रखें, बैंक एक ही कैटेगरी के लोन्स के लिए अलग अलग बेंचमार्क यूज नहीं कर सकते। बेंचमार्क के ऊपर जो स्प्रेड लगता है, उसे कब बदला जा सकता है? बेंचमार्क रेट्स के ऊपर जो स्प्रेड लगता है, उसके नियमों पर कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Regarding the regulation of spreads over benchmark rates, MCL are external, which of the following statements are correct? 1. The spread charged to an existing borrower under the MCLR system generally cannot be increased except on account of deterioration in the borrower's credit risk profile. 2. The restriction on increasing spreads does not apply to loans under consortium or multiple banking arrangements. 3. Under the external benchmark system, banks are strictly prohibited from reducing the other components of the spread for customer retention purposes earlier than 3 years.
4. The business strategy component of the spread must be arrived at without considering market competition. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2, and 3 only. Option C, 3 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। बैंक पुराने कस्टमर का स्प्रेड तभी बढ़ा सकते हैं जब उसका क्रेडिट रिस्क बिगड़ जाए, लेकिन कंसोर्टियम लोन्स में ये छूट है। स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि हालिया अपडेट के मुताबिक बैंक अच्छे कस्टमर्स को रोकने के लिए यानी कस्टमर रिटेंशन के लिए 3 साल से पहले भी स्प्रेड कम कर सकते हैं। MCLR का रिसेट पीरियड लोन के टेन्योर से कैसे अलग है? MCLR के रिव्यू और रिसेट मैकेनिक्स को लेकर सही विकल्प चुनें। Which of the following statements accurately reflect the review and reset mechanics of the marginal cost of funds-based lending rate, MCLR? 1. Banks must review and publish their MCLR of different maturities once every quarter. 2. The MCLR prevailing on the date of first disbursement applies until the next reset date, irrespective of any changes in the benchmark during the interim. 3. The periodicity of reset for MCLR-linked loans shall be 1 year or lower. 4. The periodicity of reset must always be exactly equal to the tenor of the loan. Example, a 20-year reset for a 20-year housing loan. Option A, 1 and 4 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1, 2, and 3 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। MCLR हर महीने पब्लिश होता है, न कि हर क्वार्टर। और रिसेट पीरियड 1 साल या उससे कम होना चाहिए। अगर आपने 20 साल का होम लोन लिया है, तब भी आपका इंटरेस्ट रेट हर साल या उससे पहले रिसेट होगा, 20 साल बाद नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 13 तक का रिवीजन करते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क MSI के लिए अक्टूबर 2019 और मीडियम के लिए अप्रैल 2020 से लागू हुआ। 2025 के अपडेट के बाद बैंक कस्टमर रिटेंशन के लिए 3 साल से पहले स्प्रेड कम कर सकते हैं। MCLR वाले लोन्स का रिसेट पीरियड 1 साल या उससे कम होना जरूरी है। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज हमने MCLR और एक्सटर्नल बेंचमार्क के बीच के बारीक अंतर को समझा। अलग अलग बोरोअर्स के लिए ये नियम कब लागू हुए, ये तारीखें जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती है। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।